आप लोग आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही होंगे। आज आपके लिए यहाँ पर संपूर्ण पॉलिटी का ये मान सकते हैं ये एक छोटा रिवीजन के तौर पर वीडियो है। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से देखना है। ये आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने छोटे भाई बहनों को इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ 1 घंटे के अंतर्गत यहाँ पर पूरे पॉलिटी को समझ रहे होंगे। देखो, आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था पॉलिटी को आप लोगों को सिर्फ ऊपर-ऊपर से पढ़कर जाना है, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जो पॉलिटी से पहले आती हैं, क्या उसका इतिहास है, ये आज हम अच्छे से जान रहे होंगे। तो सबसे पहले हम राज्य व्यवस्था की बात कर लेते हैं। राज्य व्यवस्था में सबसे पहला आप लोगों का राज्य आएगा और व्यवस्था आएगा। अगर हम बात करते हैं राज्य की, तो राज्य यहाँ पर हम लोग देश को करते हैं, इस चीज़ को देख लेना, देश को कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो राज्य में जैसे दक्षिण अफ्रीका के देश उरुग्वे की राजधानी मोंटेवा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोंटेवीडियो में आयोजन मोंटेवीडियो कन्वेंशन हुआ था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था, ये चीज़ आप लोग देख लेना। ये पूछ लेंगे मोंटेवीडियो जो आपका कन्वेंशन हुआ था, इसमें राज्य की क्या परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर क्या परिभाषा दी गई है इस चीज़ को आप लोग देख लेना। राज्य के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो पहले भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। संप्रभुता क्या है ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो कृपया करके पहले उसे भी देख लें। संप्रभुता का अर्थ होता है, जैसे मान लो आपका भारत है तो भारत स्वयं भी स्वतंत्र है किसी बाहर के साथ ट्रेडिंग करने के लिए, उसके साथ एक्साइज करने के लिए उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा, तथा अपने आंतरिक निर्णय लेने के लिए भी ये बिल्कुल तत्पर होता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, जहाँ पर बाहरी तौर पर और आंतरिक तौर पर हम लोग यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं, इसी को संप्रभुता कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। क्या लिखा है, निर्णय लेने की स्वतंत्र देश, आंतरिक या बाह्य देश, निर्णय लेने की स्वतंत्र देश के पास होना, इसी को संप्रभुता कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यवस्था। व्यवस्था हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है। व्यवस्था का मतलब सब लोग जानते हैं, मैनेजमेंट होता है। अब आप अपने घर में किसी भी चीज़ का अगर मैनेजमेंट करते हैं तो क्या उन चीज़ों को अगर करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपके वहाँ कहीं पार्टी है तो और 100 लोगों को खाना खिलाना है, तो उसके लिए आप लोग क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, वैसे ही करके ये एक देश है, मान लो एक देश है, इस देश में रह रहे लोग, देखो इस देश में सबसे पहले भूभाग आएगा। भूभाग के अंतर्गत आपकी कौन लोग निवास करेंगे, जनसंख्या निवास करेगी, और इन जनसंख्या पर कौन रूल चला रहा होगा, वो सरकार चला रही होगी। और ये सरकार किस तरह से रूल चलाएगी, यहाँ पर ये स्वतंत्र होगी, बाह्य तौर पर भी यानी बाह्य लोगों से भी स्वतंत्र होगी और अंदर अपने रूल चलाने के लिए स्वतंत्र होगी। तो या फिर ये एक राज्य बन गया। अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत एक राज्य है। इस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक राज्य है, क्योंकि ये एक बड़ा भूभाग लेकर बैठा हुआ है, बड़ी जनसंख्या भी है, सरकार भी है और इसके पास शक्ति भी है कि ये अपने आंतरिक निर्णय भी ले ले और बाह्य निर्णय भी ले सके। ठीक है, अब क्या करेगा मैनेजमेंट के अंतर्गत यानी व्यवस्था होती है कि कैसे करके हम लोग इसमें यहाँ अब रूल चलाएंगे। रूल का मतलब होता है कैसे केंद्रीय स्तर पर हम लोग इसको, आप लोगों ने अनुसूची, अगर आप लोगों ने समवर्ती समवर्ती सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, और आप लोगों की यहाँ पर जो केंद्र सूची है उसको यहाँ पर बांट रखा है। केंद्रीय और राज्य शक्ति का बंटवारा कैसे करके किया जाता है, ये सब व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है ये पूछ ली जाएगी कि मोंटेवीडियो जो कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था, 1933 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्या 1947 से पहले भारत एक राज्य था, इस चीज़ को देख ले, नहीं होगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पर भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार भी है, परंतु इसके पास संप्रभुता नहीं थी 1947 में, इसलिए ये एक राज्य नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा संविधान की तरफ चलते हैं। तो संविधान को हम लोग बांटेंगे, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो दस्तावेजों के आधार पर, इस चीज़ को देख लेना। दूसरा राजनीति प्रकृति के आधार पर। अगर हम राजनीति
प्रकृति के अंतर्गत चलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को संघीय संविधान और एकात्मक संविधान दोनों देखने पड़ते हैं। देखो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सारा आप लोगों को अपर पीसीएस के टाइम पर आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ क्या करके जाना है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है ये चीज़ को मैं थोड़ा बता देता हूँ। जहाँ पर अगर दस्तावेज होते हैं तो उसको लिखित संविधान कहा जाता है। अगर मैं बात करूँगा सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है तो वो भारत का हो जाएगा। सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का होगा तो वो अमेरिका का हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी गलत मत करके आना। और लिखित संविधान की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने कुछ दे रखे हैं, ब्रिटिश, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दस्तावेज में। दस्तावेज का मतलब होता है कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान। आशा करता हूँ ये दोनों आप लोग अब बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपसे पूछेंगे लिखित संविधान में भारत और अमेरिका और लिखित संविधान में ब्रिटिश, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। आशा करता हूँ आप इसको अब बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं राजनीति प्रकृति के आधार पर तो ये एकात्मक संविधान और संघीय संविधान होगा। संविधान के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो क्या होता है तो इसको देख लें। जब सारी शक्तियाँ एक केंद्र में होती है, ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को देख लेना। एक केंद्र का मतलब है जब सारी की सारी पावर केंद्रीयकरण होगी और यहाँ पर विकेंद्रीकरण होगा, इस चीज़ को देख लेना। विकेंद्रीकरण मैंने आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में अच्छे से समझाया था क्या होता है, केंद्रीयकरण क्या होता है, आप लोगों को अच्छे समझाया था। अगर आप लोगों ने वहाँ वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके आप लोग केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण को पहले समझें, फिर उसके बाद आप एकात्मक संविधान और संघीय संविधान को समझ पाएंगे। देखो ये बिल्कुल अच्छे से आप लोगों के लिए नोट्स बने हैं और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी आर ओ के लिए और अपर पीसीएस के लिए एक बिल्कुल बहुत प्यारा बैच लेकर आने वाले हैं फरवरी से, और आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसके लिए तैयार रहें। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एकात्मक संविधान की तो इसमें ब्रिटिश और फ्रांस आएगा। ये पूछ लिया जाता है एकात्मक संविधान कहाँ का है तो ब्रिटिश और फ्रांस आएगा। अगर हम बात कर लेते हैं संघीय संविधान तो यहाँ पर केंद्र, राज्य आदि में बटा हुआ होता है। अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट संविधान कहाँ का है, सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है तो अनुच्छेद के आधार पर भारत का हो जाएगा। इस चीज़ को देख लेना, अनुच्छेद के आधार पर भारत का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दों की संख्या के अनुसार भी भारत का हो रहा होगा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत 395 आर्टिकल हैं। और अगर मैं बात करूँगा शब्दों की तो 1.5 लाख शब्द इसके अंतर्गत लिखे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व का सबसे नवीनतम अगर यहाँ पर देखेंगे संविधान तो 2015 के तहत यहाँ पर नेपाल का बना है। सबसे पुराना अमेरिका का होगा, 1789 हो रहा होगा। अनुच्छेद के अनुसार हम बात करेंगे तो यूएसए में अनुच्छेद 7 इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेना, महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 7 जो आपके अंतर्गत आएगा वो छोटे संविधान के अंतर्गत आ रहा होगा। इसमें मने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर शब्दों के अनुसार पे सबसे छोटे हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यूएसए आप लोगों का यहाँ पर अनुच्छेद के अनुसार पर होगा और यहाँ पर शब्दों के अनुसार पर मने को हो रहा होगा क्योंकि इसमें सिर्फ पूछ लेंगे सबसे छोटा संविधान कहाँ का है तो मने को इसका उत्तर आप लोग लगा कर आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आप देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत का संवैधानिक इतिहास क्या है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लें। सन देखो पूरा हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। जिसको जल्दी है वो अपना यहाँ पर जा सकता है। मैं सिर्फ उन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ जो सिर्फ सीरियस पढ़ना चाहते हैं। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। आपके लिए यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर बनता है तो वहाँ गलत नहीं करके आएंगे। तो सन 1450 में पहले भारत से यूरोप के लोगों के लिए अधिकतम मसाले भेजे जाते थे। देखो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत में यहाँ पर सबसे पहले कौन आया था तो 1498 में आप लोगों के यहाँ पर कौन आएंगे, वास्को डी गामा आएंगे। इस चीज़ को आप देख लेना।
जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ वही वही चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर उससे पहले भी क्या हुआ था, 1450 में यूरोप के लोग यहाँ पर आए थे मसाले की ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये किसके स्थान पर कैसे आते हैं, तो उस समय यहाँ पर जल की खोज नहीं हुई थी, जिस कारण ये कैसे आए थे इस चीज़ को आप लोग देख लें। तो ये लोग सबसे पहले यहाँ पर, ये आपका अगर भारत है, मैं ये भारत कहता हूँ, तो ये इधर से होते यूरोप से होते हुए तुर्की होते हुए आपके स्थल मार्ग से आए थे। परंतु जब भी जल मार्ग से सबसे पहली बार कब आया गया, तो इस चीज़ को देखेंगे 1498 में वास्को डी गामा आए थे। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूँगा इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वास्को डी गामा किस जहाज से आए थे। जल्दी से मुझे कमेंट सेशन पर बताएं उस जहाज का क्या नाम था। अगर आप ये पूरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इसका मुझे नाम बताएंगे कमेंट सेशन में, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। इस तरह पुर्तगाल की पहली एस्तो द इंडिया भारत आई और यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में शुरू हो गया। देखो, यूरोपीय कंपनी का मतलब अगर मैं बात करूँगा ईस्ट इंडिया कंपनी, जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रिटिश नहीं लगाएंगे आप लोग, ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। अगर मैं बात करूँगा पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो प्रवेश का क्रम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा कि यहाँ पर पुर्तगाल लोग 1498 में आए थे, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ब्रिटेन लोग यहाँ पर 1600 में आएंगे। डच लोग 1602 में आएंगे, जिसको नीदरलैंड भी कहा जाता है। डेनिश लोग यहाँ पर 2000 यहाँ पर 1616 में आएंगे। सबसे लास्ट में फ्रांस लोग आएंगे। कैसे करके यहाँ पर ब्रिटिश सरकार पुर्तगाल में तो अपनी बेटी की शादी करवा देगी और यहाँ पर डचों को हराती है, डेनिश को हराती है और फ्रांस को हराती है। ये सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें होंगी, ये आप लोगों को इतिहास में अच्छे से सबको पता होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर हम बात करते हैं 31 दिसंबर 1600 की, तो हेड क्वार्टर लंदन है इसका। इस चीज़ को देख लेना। यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था। किसने बनाया था? जॉन वॉर्ड और जॉर्ज वाइट ने इसको बनाया था। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षीय चार्टर अधिकार, याद रखना बहुत बार पूछा जाता है कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए। अभी आगे करके ये बढ़ जाएगा, वहाँ भी बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 15 वर्ष पत्र दे दिया। 15, इसका मतलब था ब्रिटेन केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ 15 वर्षों तक ही व्यापार कर सकती है और कोई नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ये अधिकार यहाँ पर समाप्त हो जाएगा आप लोगों का 1833 ईस्वी में। ठीक है, 1833 ईस्वी में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। कौन इसको समाप्त करता है जल्दी से मुझे कमेंट सेशन पे बताएं। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2 युद्धों के बाद स्थापित होगी, ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्लासी का युद्ध, आप लोग कहते हैं ना प्लासी का युद्ध क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप आज समझ लें। प्लासी का युद्ध यहाँ पर आप लोगों का ये देखेंगे तो बंगाल में एक गांव है और जिसमें यहाँ पर पालस पेड़ पाया जाता है। इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, ये बंगाल का एक गांव है, इस चीज़ को देख लेना। प्लासी इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि यहाँ पर पालस का पेड़ पाया जाता है। ये तो अलग बात हो गई, ये इस चीज़ को देख लेना। इसका अगर हम युद्ध की बात करेंगे तो 23 जून 1757 में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। मीर जाफ़र को यहाँ पर गद्दी मिल गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको जीता था और बंगाल का नवाब यहाँ पर मीर जाफ़र इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेना। इसको नाम मात्र के लिए नवाब बना दिया गया था। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ था, बंगाल, ये आपको पता है याला क्षेत्र, इसमें 1557 में जीत लेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इसमें अधिकार तो कौन करेगा, रॉबर्ट क्लाइव करेगा जो यहाँ का राजा आया है। परंतु यहाँ पर नवाब इसलिए बना दिया जाएगा किसको, मीर जाफ़र को, क्योंकि
यहाँ पर मुग़ल सल्तनत अभी भी चल रही है और यहाँ के लोग अभी भी मुग़ल यहाँ कर अगर देखेंगे तो इस टाइम यहाँ पर जनसंख्या अगर जो भी होगी तो ब्रिटिश की कम होगी और यहाँ की हुकूमत ज़्यादा होगी। तो इसलिए सिर्फ नाम मात्र के लिए बनाते हैं, परंतु अधिकार कौन करेगा, इसमें अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही होगी। दूसरा युद्ध आता है आपका बक्सर का। बक्सर कहाँ है, ये आप लोगों का बिहार के अंतर्गत पड़ता है। 22 अक्टूबर, देखो ये पूरी डेट पता होनी चाहिए, 23 जून 1757, 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764। अगर मैं बात करता हूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी, हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना यहाँ पर किसकी आएगी, इस चीज़ को देख लेना। मीर कासिम आएगी, सिराजुद्दौला आएगी, शाह आलम द्वितीय, ये महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूँगा तो इसमें कौन जीतेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा जीत जाएगी और यहाँ पर ये लोग अधिकार कर लेंगे। ये मैंने पूरा आप लोगों को इतिहास में पूरा अच्छे से समझाया है, वहाँ पर वो जाकर पूरा देख सकते हैं। देखो आप लोगों को मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बक्सर के युद्ध के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए 1764-1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। पूछ लिया जाएगा, ये डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। बंगाल में द्विध शासन और इलाहाबाद की संधि कब हुई है, 1765 में हुई है। अंग्रेज़ के पास आ गए थे सारी की सारी चीज़ें, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार जिसे हम राज्य कहते हैं, ये सारी चीज़ें किसके पास आ जाएंगी। अब कहाँ पर, सिर्फ बंगाल के अंतर्गत अंग्रेज़ों के पास आ चुकी हैं, क्योंकि बंगाल में स्वयं एक भूभाग है, जनसंख्या भी है। संप्रभुता अब किसकी चलेगी वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो यहाँ पर लड़ाई करके आएगा, इस चीज़ को देख लेना। ये महत्वपूर्ण चीज़ें, सॉरी हेक्टर मुनरो जो यहाँ पर लड़ाई करके आ रहे होंगे, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। चीज़ को आप लोगों को गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में पूरा अच्छी तरह आ रहा होगा। भारत में संवैधानिक यात्रा का अगर हम प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर राज्य व्यवस्था हेतु कानून का निर्माण कौन कराएंगे, ब्रिटिश सांसद ही करती थी। कहाँ से करती थी, वहीं के पार्लियामेंट से करती थी। वो यहाँ पर एक अधिनियम बनाती थी और भारत में संवैधानिक यात्रा का प्रारंभ भी यहीं से ही शुरू किया जाएगा। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 1773 से लेके 1935 के बीच में। ये पूरा इतिहास आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये 2 भागों में बटा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ पर हुकूमत हासिल कर ली थी बक्सर के युद्ध के बाद, तो 2 आप लोगों को यहाँ पर होंगे। सबसे पहले 1773 से लेके 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य होता है। इस चीज़ को देख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य होगा जब तक यहाँ पर इन लोगों के एक्ट बनेंगे। ये सारे एक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये एक्ट मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आते होंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट देख लेना, पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ पर ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ये मैंने आपको पूरी वीडियो करवाई है, अभी करवाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 1773 से 1853 के बीच में आप लोगों के यहाँ पर कुछ एक्ट आए जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाए गए। तो यहाँ पर कौन कौन से एक्ट आए हैं इनको देख लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ पर 1786 अधिनियम 18, फिर यहाँ पर 1793 का चार्टर एक्ट, 1713 का चार्टर एक्ट, 1733 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद 1753 का। इस चीज़ को देख लेना। यहाँ तक तो 20 साल बाद चल रहा था, फिर 20 प्लस हो गया, 20 प्लस हो गया, 20 प्लस हो गया, अभी तक 15-15 चल रहे थे। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। देखो ये सारे जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ना, ये अगर आप देखेंगे तो इतने आप लोगों का 20-20 साल के मध्य में हुए। देखो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से कर जानी है। अगर मैं बात करूँगा, अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर लागू कर रही थी, अब कौन लागू करेंगी, तो यहाँ पर देख लीजिए भारत, यहाँ पर क्राउन आ जाएगा। क्राउन का मतलब है कि यहाँ पर ब्रिटिश में जो संसद में जो बैठा होगा वो यहाँ पर लागू करेगा कानून। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो 1857 की क्रांति होती है, इसके सारे के सारे आप लोगों को पढ़कर जाने हैं। मंगल पांडे कहाँ से आते हैं, आपकी रजिया बेगम सुल्तान, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से आती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगर आपको पता है, देखो यहाँ पर मैं
ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। रज़िया बेगम बोल दिया मैंने, रज़िया बेगम नहीं होंगे, लखनऊ से आप लोगों को देखेंगे तो हजरत महल हो रही होंगी। ठीक है, ये चीज़ें सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग बस 1757 के इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छे से पढ़ जाना। बरेली से कौन थे, आपके कानपुर से कौन थे, ये मेरठ से कौन थे, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जैक्ट डेट ये पता होना चाहिए मंगल पांडे को कब फांसी हुई थी। बस इससे ज़्यादा आप लोगों को 1757 में नहीं करना है। देखो, इसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर उसका मिंटो सुधार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या मॉन्टेज कैम्फोर्ट सुधार, फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत देख लेना जितने भी बदलाव किए गए। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में आया, इसकी एग्जैक्ट डेट देख लेना। क्रिप्स मिशन 1942 में आएगा, बेबल योजना 1945 में, शिमला सम्मेलन 1945 के अंतर्गत आएगा। यही चीज़ें हैं जिसने संविधान के निर्माण में आप लोगों को यहाँ पर प्रेरित करेंगी। इस चीज़ को देख लेना। यहाँ पर संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी इन 4 चीज़ों से होगी, और ये देख लेना इसमें कौन कौन बैठे थे, क्या क्या इसके अंतर्गत हुआ था। देखो, आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आप ये चीज़ें आपको देखकर जानी चाहिए। अगर मैं आप लोगों को ये पूरा पढ़ाने लग जाऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा डीप अभी चले जाओगे आप लोग। इतना चीज़ें आपको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, खुद अपने नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये सारे के सारे मैंने एक्ट अच्छे से मैंने पहले समझा चुका हूँ, तो इसलिए मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ। तो यार ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद से करनी है। इसके अंतर्गत ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसके अंतर्गत पूछ लिया जाता है, तो इसको देख लेना। केंद्र में द्विसाधनात्मक विधेयक यानी द्वै शासन कब अलग होगा, इस चीज़ को देखेंगे तो 1919 के अंतर्गत आएगा। राज्य के अंतर्गत कब आएगा, 1935 के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। यहीं से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले करा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने मेरा संविधान वाला चैप्टर नहीं देखा है तो कृपया करके उसे जाकर देख लें। तो थोड़ा सा मैं इसे बता देता हूँ। संविधान सभा के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक 1895, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक लेकर आए थे। पहली बार सिद्धांत के रूप में संविधान सभा की बात की थी। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका में लिख दिया गया था कि भारत ही भारत का संविधान बनाएंगे, भारतीय ही भारत का संविधान बनाएंगे, ऐसा इन्होंने लिख दिया था। उसके बाद 1924 स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की यहाँ पर मांग की गई। उसके बाद 1934 द्वारा एमएन राय ने पहली बार संविधान में औपनिवेशिक मांग की गई। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। देखो, ये पूछ लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगस्त प्रस्ताव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से आप लोगों की नींव डलेगी एक संविधान की। 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव, इसमें पहली बार ब्रिटेन की संविधान सभा की मांग रखी गई। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को देख लेना। क्रिप्स मिशन है, यहाँ पर निर्वाचित संविधान की मांग की स्वीकृति हो गई थी, मांग स्वीकारा गया था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा यहाँ पर गठन कर दी गई थी। अब इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 24 मार्च 1946 में क्या हुआ था, इसी के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। राजा यहाँ पर जॉर्ज सिक्स्थ थे, कहाँ पर, ब्रिटेन के अंतर्गत। प्रधानमंत्री विलियम ये देख लेना क्लीमेंट एटली, ये बहुत बार पूछा जाता है जब संविधान सभा बनी तो राजा कौन थे, जॉर्ज सिक्स्थ थे। क्लीमेंट एटली कौन थे, यहाँ के प्रधानमंत्री थे जो लेबर पार्टी के थे। यह एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था, इस चीज़ को देख लेना, जिसके अध्यक्ष यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस होंगे। अगर मैं बात करूँगा ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर यहाँ पर, और एस्पर्ड यहाँ पर, स्टेफोर्ड क्रिप्स यहाँ पर आएंगे। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन आ गया, कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा का गठन हो जाता है। सभा सदस्य यहाँ पर कितने होंगे, 389 हो रहे होंगे। आधार जनसंख्या के प्रति 10 लाख पर था, 10 लाख सीट पर था। इन सीटों को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग देख लो, सामान्य होगा, मुस्लिम लीग होगी और एक सिख लीग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो क्या होगा, चुनाव हुआ। चुनाव में क्या होगा, यहाँ पर 296 सीटों को क्या होगा, इस चीज़ को देख लें। 296, देखो कुछ सीटें क्या थी,
आप लोगों को मैंने देखो पहले ही ऊपर बता दिया टोटल सीटें कितनी होंगी, 389 सीट थी। 389 में से 93 जो सीटें थी यहाँ पर देसी रियासत हुए करती थी, राजा महाराजाओं को दे दी गई 93 सीटें, परंतु 296 सीटों में यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था। इसको गलती से भी भूलना मत, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कितनी सीटों में चुनाव लड़ा गया। तो यहाँ पर 213 सामान्य मिली, यहाँ पर मुस्लिम की यहाँ पर 79 थी और सिख की 4 थी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत अगर मैं बात कर लेता हूँ तो केंद्र शासित प्रदेश में चार चार यहाँ पर कमिश्नर के पास गया। सबसे पहला आपका दिल्ली, फिर कुर्ग जो कर्नाटक में है, बलूचिस्तान और अजमेर। आपको ये पता होना चाहिए, ये प्रश्न बहुत बार बनते हैं कि यूटी के अंतर्गत यहाँ पर किस तरह के प्रदेश, यहाँ पर किस 4 कमिश्नरी के क्षेत्रों को यहाँ पर बांटा गया था। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर। और यहाँ पर क्या होगा आगे देखेंगे कि 294 प्रांतों के पास यहाँ पर विधान परिषद होगी। चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद ने 294 सीटों का चुनाव लड़ा। एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनाव और प्रत्यक्ष हुआ था। वयस्क मताधिकार, आंशिक निर्वाचन समेत मताधिकार यहाँ पर हो गया था। फिर इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर भारतीय संविधान की जो कार्यप्रणाली है वो अब सामने आती है। देखो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इसमें से आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी मैं कराऊंगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और VT कृष्ण कुमारी थे। और संविधान सभा के यहाँ पर संवैधानिक प्रवक्ता सर्वपल्ली राधाकृष्ण होंगे। ये प्रश्न बहुत बार बनता है, बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं होती कि संवैधानिक सलाहकार कौन है, BN राव होंगे और संवैधानिक प्रवक्ता कौन होंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। देखो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, चीज़ों को आपको देखकर जाना चाहिए। VN राव पहले यहाँ पर ICS कौन, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर होंगे जो वर्मा का संविधान लिखने में मदद करते हैं। भारत के संविधान का ड्राफ्ट बनाने में प्रारूप बनाएंगे। कश्मीर के PM थे। UN में भारत के प्रतिनिधित्व थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, भारत में प्रथम जज, वर्तमान के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय जज। इस चीज़ को देख लेना, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी मैं सिर्फ अभी वही करवा रहा हूँ। तो उद्देश्य प्रस्ताव करवा दिया मैंने। उद्देश्य प्रस्ताव आप लोगों का 13 दिसंबर 1946 में आएगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। पारित कब होगा, यहाँ पर 22 जनवरी 1947 को ये पारित होगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान का संरक्षण प्रदान करता है। इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो जो चीज़ें हैं वही महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर परिणाम क्या होगा, जो ऊपर जो सीटें हुई उस चीज़ को देख लीजिए। इसके अंतर्गत 289 सीटें थी, 93 सीटें आप लोगों को मैंने बता दिया इसके अंतर्गत थी। तो जिसमें यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि बहुमत में कौन जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, 15 सीटें आएंगी, 73 मुस्लिम लीग मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर इन लोगों के बीच में थोड़ा बहिष्कार किया जाएगा संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहानी के तौर पर आप लोगों को पढ़नी है। आशा करता हूँ आप लोगों ने पढ़ी ही होंगी। ठीक है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उसी पर अभी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में यहाँ पर स्वतंत्र अधिनियम 1947 के द्वारा भारतीय सभा संप्रभु हो गई और संविधान सभा के 2 कार्य सौंपे गए। आज़ादी के बाद संविधान सभा को संविधान निर्माण करने का कार्य सौंपना। संसद केंद्रीय विधायिका GV मालवकर, जो आपको पता होगा, पहले यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था। GV मालवकर कौन है, जल्दी मुझे बताएं। ये प्रश्न आपका पूछा गया है इस बार कांस्टेबल के पेपर में। ठीक है, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होंगे। सीट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 389 थी, 289 कर दी गई थी, 289 कर दी गई थी। इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है क्यों कर दी गई थी, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा का कार्य, यहाँ पर संविधान तैयार करना होगा। क्या है, अधिनियम कानून को निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये प्रश्न बार बार बनकर आते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, इसने
मई 1949 को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार करने को मंजूरी दी थी। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना जाएगा। 24 जनवरी 1950 को यहीं पर राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाएगा। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा में अगर आप देखेंगे तो प्रारूप समिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने गठन किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 के अंतर्गत बनी थी। देखो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। ये समितियां हैं, मैं ये आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जिन समिति के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था, मैं वही बता दे रहा हूँ ढंग से। प्रारूप समिति अध्यक्ष यहाँ पर बी.आर. अम्बेडकर होंगे। कार्य संचालन के एम मुखर्जी होंगे। संघ के नेहरू जी होंगे। संघ संविधान के नेहरू जी होंगे। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना, महत्वपूर्ण है। ठीक है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक के सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। ठीक है, सदस्य भी देखेंगे तो सदस्य भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। 54 थे। प्रारूप में यहाँ पर 7 थे। कार्य संचालन में 3 थे। संघ शक्ति में 9 थे। संघ संविधान में 15 थे। ठीक है, प्रक्रिया की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और फिर उसके बाद झंडा समिति बहुत बार पूछी जाती है, तो झंडा समिति भी राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान के अंतर्गत भी राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी होंगे। फिर उसके बाद वित्त स्टाफ समिति आप लोग के एन सिन्हा हो रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको ये सारी समितियाँ समझ में आई होंगी। यहीं से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद देखो, ये वही है। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 22 भाग थे, 395 थे। अनुसूचियाँ थी 22 भाग। वर्तमान में कितने हो रखे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आती नहीं है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उतने उस पर ही हम चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, संविधान प्रकाशित हुआ कहाँ पर, इस चीज़ को देखेंगे। देहरादून। अगर हम बात करेंगे हिंदी अनुवाद डॉक्टर किसने किया था? डॉक्टर रघुवीरा ने कर रखा था। संविधान की मोहर हाथी होगा, इस चीज़ को देख लेना। मुख्य प्रारूपकार कौन होंगे? एल.एन. मुखर्जी होंगे। गांधी जी और जिन्ना संविधान सभा में हिस्सा नहीं थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के कौन नहीं थे, तो ये पूछा जा सकता है। संविधान की मूल प्रति संसद में लाइब्रेरी में ही में हीलियम गैस कि में रखी गई है। चीज़ को देख लेना, में ही रखी गई है। चीज़ को आप लोग देख लेना, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जा सकता है कि संविधान की जो मूल प्रति है किस लाइब्रेरी में कहाँ रखी गई है? संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस के अंतर्गत इस चीज़ को रखा गया है। चीज़ में महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान की विशेषता देख लेते हैं। तो यहाँ पर अवलोकन हो रहा होगा, अनुसूचियाँ, स्रोत, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। फिर आगे चलते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ये प्रश्न बार बार बना है, मैं पहले ही बोलूँगा। संशोधन अभी तक 105 हो चुके हैं, सारे के सारे आपको पढ़कर जाने हैं। 103 तक यहीं लिखे हुए हैं, परंतु आपको 104 और 105 भी देखने हैं। ये प्रश्न बन जाता है कि जीएसटी का कब से हुआ? यहाँ पर 101वां है। बांग्लादेश की भूमि के साथ समझौता 100वां है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग आपका 102वां है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़कर जानी है। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि कौन से अनुच्छेद द्वारा एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अनुसूचियों की बात करते हैं। तो आप लोगों ने सारी अनुसूचियाँ देख रखी होंगी। तो पहली अनुसूची देखो, यहाँ से महत्वपूर्ण है। जो अभी तक हमने पढ़ाया है वो इतिहास था, वहाँ से प्रश्न शायद ना ही बने, परंतु यहाँ से प्रश्न आपके बन रहे होंगे। प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। द्वितीय अनुसूची में यहाँ पर वेतन और भत्ते किन किन के, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। फिर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, नियंत्रक, महालेखा के यहाँ पर जितने भी वेतन और भत्ते होंगे। जब भी बात करेंगे द्वितीय अनुसूची की, तो वेतन और भत्ते राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रथम अनुसूची में। ठीक है, आगे चलते हैं। विधान परिषद 6 राज्यों में, इस चीज़ को देख लेना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत होगी। इस चीज़ को देख लेना। तृतीय अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है, शपथ के बारे में बताया गया है। ये पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा। इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटें आ जाएंगी। ठीक है, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भी है यही। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इसको देखें। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत बात करेंगे। अनुच्छेद 244 की बात की गई है। इसमें ये पूछा जाता है कि पांचवी अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो अनुसूचित
क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन पर नियंत्रण के बारे में उल्लेख करती है। मैं इसको इम्पोर्टेंट बोलूँगा। 5वीं अनुसूची यहाँ से प्रश्न बनता है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए है, यहाँ से प्रश्न बनता है। 7वीं अनुसूची आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों की संघ सूची, राज्य सूची और वो वाली सूचियाँ हो रही होंगी। ये सारी सूचियाँ इसके अंतर्गत आएंगी। इसके अंतर्गत आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि समवर्ती सूची यहाँ पर राज्य सूची कहाँ पर है। 246(2) के अंतर्गत, 245(3) के अंतर्गत ये सारे आर्टिकल हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध में शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, 7वीं अनुसूची बताती है। अगर मैं बात करता हूँ, इसको आप लोग देख लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 97 विषय यहाँ पर, अब यहाँ पर 100 विषय हो गए हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, ये प्रश्न डायरेक्ट बनता है। रक्षा, विदेश, रेल, परमाणु, अंतरिक्ष, मुद्रा, बीमा, बैंक, संचार, जल परिवहन, जितनी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही भूल कर मत जाना। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 246 वो एक था, 246(2) के अंतर्गत समवर्ती सूची के बारे में कहा गया है। कानून राज्य केंद्र दोनों बनाते हैं। पहले यहाँ पर 46 थे, अब 52 विषय हो गए हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। शिक्षा 1, देखो जो मैं समवर्ती में बताऊंगा, शिक्षा कब आया था ये मुझे जल्दी बताएं। ठीक है, 1 कब आया था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाद में आई हैं 46 के बाद 52 में। ठीक है, ये यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के तहत इस चीज़ को जोड़ा गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ को देखना। संबंधी कानून, दिवालियापन संबंधी कानून, ये राज्य सूची समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करके जानी है। यही महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को गलती नहीं करके जानी है, यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य सूची की। तो आप लोग राज्य सूची देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। राज्य सूची आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देख लेना, है महत्वपूर्ण हो रही होगी। यहाँ से ही प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत देखेंगे तो 66 थे, अब 61 हो गए हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। कृषि, जल संसाधन, पुलिस, स्वास्थ्य, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसको आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। टोल टैक्स भी आपका राज्य सूची का विषय है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अपशिष्ट सूची आप लोगों की 248 के अंतर्गत आएगी। अब 8वीं अनुसूची आपको पता है भाषा के बारे में है। आप लोग को हिंदी के उससे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इसको गलती बिल्कुल मत करना, ये प्रश्न पूछा जाता है। सिंधी 21वीं संविधान संशोधन के अंतर्गत, कोंकणी, मनपुरी, नेपाली 71वें संविधान संशोधन, बोडो, डोगरी, मैथिली आप लोगों के 92वें संशोधन के अंतर्गत होगी। ठीक है, यहाँ पर पहले 14 थी, अब 22 हो गई हैं। हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। इसका रीजन सिर्फ ये आपका रिवीजन क्लास है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। 9वीं अनुसूची मैंने आपको पहले ही कहा था क्या क्या चीज़ें हैं, इसको देख लेना। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पर संशोधन 51 के अंतर्गत हुआ है, भूमि सुधार संबंधित। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसी भी यहाँ पर क्या है, किसी कानून को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो न्यायिक पुनर्लोपन नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। परंतु 2007 के बाद, कौन से केस के बाद, कोहेलो केस के बाद इस चीज़ को चेंज कर दिया जाता है। न्यायिक पुनर्विलेशन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर इस चीज़ को देख लेना। 9वीं अनुसूची में पहले तक ये था कि यहाँ पर न्यायालय अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परंतु यहाँ पर किसके, कोहेलो केस के बाद इस चीज़ को कर सकता है। पूछ सकते हैं कि कोहेलो केस किससे संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची से। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून सबको पता है, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 बहुत बार पूछा गया है और ये आपका पूछा जा सकता है पटवारी में। 11वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है, जिसमें 29 विषय हैं। ये मैंने सारा आपको अच्छे से करवा रखा है, अभी रिवीजन के तौर पर करवा रहा हूँ। 12वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। 74वां, ये चीज़ को देख लेना। और ये सब का सब PV नरसिम्हा राव के टाइम पर हुआ है। ठीक है, मैंने क्या ये सारी चीज़ें आपको करवाई हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखो, आप लोग अगर मेरे वीडियो देखते हैं तो जरूर इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना, समवर्ती सूची और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशन तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थान, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, केंद्र
का निहित होना, दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संशोधन प्रक्रिया, जापान विधि स्थापित प्रक्रिया और संसदीय शासन विधि शासन, एकल नागरिकता और द्विशासन ब्रिटेन से ली गई है, इंग्लैंड से विधि निर्माण की प्रक्रिया। आशा करता हूँ ये आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल आप लोगों के पास बिल्कुल नोट्स में बनी हुई हैं। आप लोगों को ये बस मैं आपको यहाँ पर सिर्फ टॉपिक समझा रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक आपको लास्ट दिन देख कर जाने हैं और 1 घंटे में इसको अच्छे से करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए, 12 से 35 तक हैं। आप लोगों को पूरे अच्छे से 1 से लेके 51 क तक पूरे आर्टिकल रटे होने चाहिए। मैंने पहले दिन ही बोला था, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922, 23-24 आपका शोषण विरुद्ध है, 20 और 21 कभी भी आपका आपातकाल के दौरान नहीं नष्ट होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं, ठीक है। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। मैं ये सारी चीज़ों के बारे में हमेशा जिक्र करता हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और कमेंट करते रहें, ठीक है। दूसरा आप लोगों को क्या करना है, आज मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये बताने आया था क्या क्या चीज़ें आप लोगों को संविधान के अंतर्गत करनी है। तो मैंने अनुसूचियाँ करवा दी हैं, समितियाँ करवा दी हैं। अब आपको आर्टिकल 1 से लेके लगभग 51 क तक, राष्ट्रपति के सारे, उपराष्ट्रपति के सारे, कैग, इन सब के सारे, राज्य के सारे करने हैं। और आप लोगों को इस चीज़ को आपको अच्छे से खुद करके जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अभी करवाने बैठूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग खुद इसको अपना कर सकते हैं। यदि आप लोगों को कुछ भी चीज़ डाउट हो कोई भी, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर इस चीज़ को पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मैं बार बार यही बोलूँगा, आप लोगों को क्या करना है, अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करना है। और देखो मेन चीज़ क्या है, आप मेरे से क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या इसका रीज़न है। देखो हम लोग सिर्फ यहाँ पर आपको यही नहीं बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, आपको तरीका भी बताया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको छोड़कर भी जानी है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ जिक्र किया है जिन जिन चीज़ों के बारे में, उसको देख लेना। अनुसूची पढ़ के चले जाएँ, भाग पढ़ के चले जाएँ, और आपके आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट के दिनों में यही ही चीज़ें पढ़नी चाहिए, ज़्यादा संविधान में कुछ आपको ज़्यादा नहीं करके जाना चाहिए, ठीक है। कल रात हम लोग आप लोगों को यहाँ पर 31 आप लोगों का तारीख है, 31 दिसंबर को आप लोगों के लिए पेपर होने वाला है। यदि आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर इस चीज़ को शेयर करेंगे। कल रात लाइव आप लोगों के लिए टेस्ट होने वाला है, यहाँ पर 8 बजे से हम लोग 10 बजे तक इसको कंप्लीट करा रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा जो ये संविधान का सेशन था अच्छा लगा होगा। मैं फिर बोलूँगा, कम से कम पढ़ें पर आपको पूरा रिविज़न होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, टाटा।